गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग क्षितिज गद्य खंड का चैप्टर 2 ल्हासा की ओर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। अब राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इनके जीवन के बारे में, इनका जीवन परिचय। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव का मतलब उनके पिता का गांव। जन्म तो उनका नानी के घर में हुआ था, लेकिन उनके जो बाबा का घर या दादी के घर वो कैनेला में था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी में हुई, जिसको वाराणसी के नाम से जानते हैं, आगरा में हुई और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसी समय श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत था। तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इसीलिए उन्हें महापंडित के नाम से भी जाना जाता था। सन 1963 में 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने उपन्यास, अपना जो एक लेखक के रूप में उनका जो जीवन था, एक उपन्यासकार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, एक आत्मकथा लेखक के रूप में, यात्रावृत्त के रूप में। यात्रावृत्त का मतलब जहाँ कोई जाता है तो यात्रा का वर्णन जो करता है। जीवनी के रूप में, आलोचना के रूप में, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। मतलब ये उनकी जो है पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब जो सामग्री उतने समय उपलब्ध नहीं थी उसको लेकर भी किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के वन जीवन का सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी का प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। मतलब ये जो हम लोगों के पुस्तक में जो चैप्टर है उसके बारे में बता रहा कि ये चैप्टर जो लिया गया है वो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा, जब वो तिब्बत की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने जो अपनी यात्रावृत्त लिखा था उसी से ये चैप्टर लिया गया। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, मतलब अपनी यात्रा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के जो है छद्म वेश में की थी। मतलब भेष बदल के गए थे, क्योंकि खुल करके जाना भारतीयों के लिए तिब्बत को अनुमति नहीं थी। इसलिए तिब्बत की राजधानी ल्हासा, तिब्बत की राजधानी का नाम क्या था? ल्हासा। तो ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम का मतलब कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अब चैप्टर के बारे में समझते हैं। ल्हासा की ओर चैप्टर का नाम। और ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी। वहाँ नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है।
फरी कलिगपोग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्त का मतलब त्यागा हुआ एक चीनी किला, वहाँ चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं और ना ही औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, मतलब चाय बनाने की सामग्री, तो वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।